नमस्कार, मैं आकाश शर्मा हूं और आज हम एक बार फिर उस संघर्ष की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। रूस यूक्रेन युद्ध यह सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। यह एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जो हर दिन एक नया और अक्सर ज्यादा दर्दनाक मोड़ लेती है। हर धमाके, हर रणनीति चाल और हर कूटनीतिक प्रयास के पीछे लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी है। आज हम इस युद्ध के 5 सबसे अहम और ताज़ा घटनाक्रमों पर विस्तार से बात करेंगे, जो हमें बताएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है और आने वाले दिनों में यह संघर्ष किस दिशा में जा सकता है। ये घटनाक्रम केवल सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं है। ये हमें युद्ध के बदलते स्वरूप, तकनीकी प्रगति और उन मानवीय पहलुओं की भी झलक देते हैं जो अक्सर सुर्खियों से ओझल हो जाते हैं। सुमी के नए मोर्चे से लेकर मास्को के आसमान में मंडराते ड्रोन्स तक और मंदिरों की अदला बदली से लेकर युद्ध की नई तकनीकी रणनीतियां तक, हर पहलू इस जटिल पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है। आज का हमारा विश्लेषण आपको सिर्फ खबरें नहीं देगा, बल्कि उन खबरों के पीछे की कहानी, उनके मायने और उनके दूरगामी प्रभावों को समझने में मदद करेगा। हम समझेंगे कि कैसे रूस एक नया बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, कैसे यूक्रेन तकनीकी नवाचार के जरिए पलटवार कर रहा है और कैसे इस विनाश के बीच भी मानवता की एक छोटी सी किरण जीवित है। तो चलिए शुरू करते हैं इन 5 महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ इस संघर्ष की वर्तमान स्थिति को समझना। युद्ध के मैदान में एक बड़ा और चिंताजनक बदलाव देखने को मिल रहा है। रूसी सेना ने अब यूक्रेन के उत्तर पूर्वी हिस्से सुमी और ब्लास्ट के पास एक नया मोर्चा खोल दिया है। यह कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति पहल है। इस क्षेत्र में रूस की बढ़ती सैन्य मौजूदगी ने यूक्रेनी रक्षा बलों के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। खबरें आ रही हैं कि रूसी सेना लगातार सीमावर्ती इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, जिससे तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। यह कदम सिर्फ सैन्य बढ़त हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा भू राजनीतिक उद्देश्य भी है। इस नए मोर्चे के खुलने का सीधा असर आम नागरिक पर पड़ा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने सुमी और ब्लास्ट के सीमावर्ती इलाकों से बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 213 गांवों और बस्तियों से नागरिक को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें छोड़कर अनजान भविष्य की ओर बढ़ना पड़ रहा है। ये निकासी अभियान अपने आप में इस बात का सबूत है कि खतरा कितना वास्तविक और करीब है। हर खाली होता घर युद्ध की एक और दुखद कहानी कह रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस इस कार्रवाई के जरिए एक बफर जोन या सुरक्षा पट्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद रूसी सीमावर्ती शहरों जैसे कि बेल्गोरोड को यूक्रेनी हमलों से बचाना है। हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूसी सीमा के अंदर ड्रोन और तोपखाने से हमले तेज कर दिए थे। यह बफर जोन बनाकर रूस न केवल अपने क्षेत्रों को सुरक्षित करना चाहता है, बल्कि वह यूक्रेनी सेना को अपने संसाधन और सैनिक खार्किव और सुमी जैसे नए मोर्चों पर फैलाने के लिए भी मजबूर कर रहा है। यह एक क्लासिक सैन्य रणनीति है जिसका उद्देश्य दुश्मन को कमजोर करना और उसे कई दिशाओं में उलझाए रखना है। युद्ध अब केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रह गया है। इसकी गूंज रूस की राजधानी मॉस्को तक सुनाई दे रही है। हाल ही में यूक्रेन ने एक दुस्साहसिक कदम उठाते हुए मॉस्को के हवाई क्षेत्र को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार मॉस्को के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वनकोवो, डोमोडेडोवो और जुकोवस्की की ओर कई ड्रोन्स भेजे गए। यह हमला रात के अंधेरे में किया गया, जिसका मकसद रूसी हवाई यातायात प्रणाली में अधिकतम व्यवधान पैदा करना था। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूक्रेन अब रक्षात्मक मुद्रा से बाहर निकलकर रूस के अंदर महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने की क्षमता रखता है। इस ड्रोन हमले के कारण मास्को का हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सुरक्षा कारणों से दर्जनों उड़ानों को या तो रद्द कर दिया गया या फिर उन्हें दूसरे हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया। हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जहां हजारों यात्री फंसे हुए थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दावा किया कि उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अधिकांश ड्रोन्स को मास्को को पहुंचने से पहले ही मार गिराया। हालांकि कुछ ड्रोन्स के मलबे शहर के बाहरी इलाकों में गिरे, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। यह हमला रूस के लिए एक प्रतीकात्मक झटका है, जो यह दर्शाता है कि उसकी राजधानी भी अब सुरक्षित नहीं है। यह घटना युद्ध के एक नए चरण का संकेत है, जहां तकनीक और लंबी दूरी के हथियार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यूक्रेन के लिए इस तरह के हमले सिर्फ सैन्य बढ़त के लिए नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी हिस्सा है।
मॉस्को पर हमला करके यूक्रेन रूसी नागरिक और सरकार को यह संदेश देना चाहता है कि युद्ध की कीमत सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं चुकानी पड़ेगी। यह रूस की वायु रक्षा प्रणालियां की क्षमताओं पर भी सवाल खड़े करता है और क्रेमलिन पर आंतरिक दबाव बढ़ाता है। हर ड्रोन जो मॉस्को के करीब पहुंचता है वह युद्ध को क्रेमलिन के दरवाजे तक ले आता है। यह युद्ध अब सिर्फ टैंकों और तोपों का नहीं रह गया है, यह अब तकनीक, डेटा और नवाचार का युद्ध बन चुका है। यूक्रेन इस तकनीकी दौर में एक अप्रत्याशित खिलाड़ी के रूप में उभरा है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब नामक एक गुप्त अभियान के तहत रूसी एयरबेस पर हमला किया। यह कोई सामान्य हमला नहीं था। इस ऑपरेशन में कार्डबोर्ड से बने हल्के, सस्ते और गुप्त ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया जिन्हें रडार से पकड़ना लगभग नामुमकिन है। इन ड्रोन्स ने रूस के अंदर घुसकर एक महत्वपूर्ण एयरबेस को निशाना बनाया जहां कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर खड़े थे। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे यूक्रेन कम संसाधनों के बावजूद अपनी तकनीकी क्षमता और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके रूस जैसी बड़ी सैन्य शक्ति को चुनौती दे रहा है। यह कार्डबोर्ड ड्रोन्स, जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई कंपनी स्पाइपैक ने विकसित किया है, मोम से लेपित होते हैं ताकि वे नमी से बच सकें और इन्हें आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका स्टील्स गुण है, जो इन्हें रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से बचाने में मदद करता है। ये दिखाता है कि युद्ध का भविष्य नहीं है महंगे और भारी भरकम हथियारों पर नहीं, बल्कि स्मार्ट, सस्ते और प्रभावी समाधानों पर निर्भर हो सकता है। यह तकनीकी बदलाव युद्ध की पूरी रणनीति को बदल रहा है। जहां रूस अपनी पारंपरिक सैन्य ताकत पर निर्भर है, वहीं यूक्रेन असमय युद्ध के सिद्धांतों का उपयोग कर रहा है। ड्रोन, स्टीलाइट इमेजरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर हमले अब युद्ध के मैदान के अभिन्न अंग बन गए हैं। स्पाइडर्स वेब जैसे अभियान न केवल रूस को भौतिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे रूसी सेना के मनोबल को भी तोड़ते हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में जिस देश के पास बेहतर तकनीक और उसे इस्तेमाल करने की बेहतर रणनीति होगी, वही युद्ध के मैदान में बढ़त हासिल करेगा। इस भीषण युद्ध और विनाश के बीच मानवता की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण झलक भी देखने को मिली है। 9 जून को रूस और यूक्रेन के बीच मंदिरों और शवों का एक और आदान प्रदान हुआ। यह प्रक्रिया दोनों देशों के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत का परिणाम है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। इस आदान प्रदान के तहत यूक्रेन को अपने 95 युद्ध बंदियों की वापसी मिली, जिनमें नेशनल गार्ड, नौसेना और सीमा रक्षक के सैनिक शामिल थे। इन सैनिकों की वापसी उनके परिवारों के लिए एक भावनात्मक क्षण था, जो महीनों या सालों से उनकी राह देख रहे थे। यह प्रक्रिया केवल जीवित सैनिकों तक ही सीमित नहीं थी। इस दौरान युद्ध में मारे गए सैनिकों के शवों की भी अदला बदली की गई। यूक्रेन को अपने 212 सैनिकों के शव वापस मिले, जिन्हें अब सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा सकेगी। इसी तरह यूक्रेन ने भी रूसी सैनिकों के शवों को वापस लौटाया। यह कदम युद्ध के क्रूर यथार्थ के बीच एक मानवीय पहल है, जो यह सुनिश्चित करती है कि दोनों पक्षों के सैनिक अपने वतन की मिट्टी में सम्मान पूर्वक दफन हो सके। यह उन अनगिनत परिवारों को एक तरह का समापन प्रदान करता है, जो अपने प्रियजनों के बारे में किसी भी खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि यह आदान प्रदान स्वागत योग्य है, लेकिन यह हमें उन हजारों अन्य बंदियों और लापता व्यक्तियों की भी याद दिलाता है, जो अभी भी अनिश्चितता में जी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुसार दोनों पक्षों के हजारों सैनिक अभी भी एक दूसरे की कैद में हैं। शवों की अदला बदली और मंदिरों की रिहाई जैसी प्रक्रियाएं अत्यंत जटिल और संवेदनशील होती हैं, और यह अक्सर महीनों की पर्दे के पीछे की बातचीत के बाद ही संभव हो पाती है। यह कूटनीतिक और मानवीय प्रयास की गंभीरता को दर्शाता है, जो इस क्रूर संघर्ष के बीच भी संवाद के रास्ते खुले रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वे कितने भी संकर ये क्यों ना हो। सुमी में नया मोर्चा खोलने के अलावा रूस ने यूक्रेन के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अपनी आक्रामकता को और तेज कर दिया है, खास तौर पर डोनेट्स ऑब्लास्ट में। चासिव्यार और कोस्टेंटिनिवका के आसपास के इलाकों में भीषण लड़ाई जारी है। रूसी सेना लगातार इन रणनीति रूप से महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण का मतलब पूरे डोनबास क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करना होगा, जो युद्ध की शुरुआत से ही रूस के प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहा है। रूसी सेना तोपखाने, हवाई हमलों और जमीनी आक्रमण का एक साथ इस्तेमाल कर रही है, जिससे यूक्रेनी सुरक्षा बलों पर भारी दबाव पड़ रहा है।
इस बहुमोर्चा आक्रामकता का उद्देश्य स्पष्ट है। यूक्रेनी सेना को अपने सीमित संसाधनों और सैनिकों को कई अलग अलग दिशाओं में बांटने के लिए मजबूर करना। जब यूक्रेन को खार्किव और सुमी जैसे नए मोर्चों पर अपनी सेना भेजनी पड़ती है, तो डोनेट्स जैसे पुराने और महत्वपूर्ण मोर्चों पर उसकी रक्षात्मक क्षमता स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है। ये एक क्लासिक सैन्य रणनीति है जिसे फिक्सिंग कहा जाता है, जहां एक सेना दुश्मन को एक स्थान पर उलझा कर रखती है ताकि दूसरी जगह पर निर्णायक हमला किया जा सके। रूस इसी रणनीति का इस्तेमाल करके यूक्रेनी रक्षा पंक्ति में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी सेना के लिए यह एक अत्यंत कठिन समय है। उन्हें न केवल गोला बारूद और हथियारों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि अब उन्हें एक लंबी और विस्तृत फ्रंटलाइन की रक्षा भी करनी है। सुमी डोनेट्स को स्टैंटिनिवका के इलाकों में चल रही लड़ाई यूक्रेनी सैनिकों के धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा ले रही है। हर दिन हर घंटे वे अपनी जमीन के हर इंच की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। आने वाले हफ्ते और महीने यह तय करेंगे कि क्या यूक्रेनी सेना इस बहुमोर्चा दबाव को झेल पाएगी या रूस अपनी आक्रामक रणनीति में सफल होगा। 11:10। यह लड़ाई अब इच्छाशक्ति और संसाधनों की लड़ाई बन चुकी है। तो आज हमने जो 5 घटनाक्रम देखे वे हमें इस युद्ध की एक जटिल और बहुस्तरीय तस्वीर दिखाते हैं। यह स्पष्ट है कि रूस अब एक नई आक्रामक रणनीति अपना रहा है। सुमी और डोनेट्स जैसे मोर्चों पर एक साथ दबाव बनाना कोई संयोग नहीं है। यह एक सोची समझी पहल है जिसका मकसद यूक्रेन के पहले से ही खींचे हुए रक्षा ढांचे को तोड़ना है। रूस यूक्रेनी सेना को अपने संसाधन बांटने पर मजबूर कर रहा है ताकि वह कहीं और एक निर्णायक बढ़त हासिल कर सके। ये आने वाले हफ्तों में युद्ध की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर हम युद्ध के बदलते स्वरूप को भी देख रहे हैं। मॉस्को पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले और ऑपरेशन स्पाइडर वेब जैसी तकनीकी पहल यह दिखाती है कि यह लड़ाई अब सिर्फ पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है। तकनीक, नवाचार और असहमित युद्ध अब निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। यूक्रेन अपनी रचनात्मकता और पश्चिमी तकनीक का उपयोग करके रूस की विशाल सैन्य मशीनरी को चुनौती दे रहा है। यह तकनीक का युद्ध है, जहां एक छोटा स्मार्ट ड्रोन भी उतना ही प्रभावी हो सकता है जितना कि एक टैंक, और इन सब के बीच हमें मानवता की उस छोटी सी लौ को नहीं भूलना चाहिए जो मंदिरों और शवों के आदान प्रदान के रूप में जीवित है। ये हमें याद दिलाता है कि हर सैनिक के पीछे एक परिवार है, एक कहानी है। ये मानवीय और कूटनीतिक प्रयास की गंभीरता को दर्शाता है, जो इस विनाश के बीच भी संवाद और सम्मान के रास्ते तलाश रहे हैं। ये युद्ध रणनीति, तकनीक और मानवता का एक जटिल त्रिकोण है, और इसका हर पहलू हमें इसके अंतहीन दुख और कभी कभी दिखाई देने वाली आशा की याद दिलाता है। देखने के लिए धन्यवाद।